नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर विवाद और कई आरोपों से घिरे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट और वेंटिलेटर सहित मेडिकल उपकरण खरीद में घपले के आरोप पर लोकायुक्त संजय मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। लोकायुक्त के सचिव ने पत्र जारी कर 28 जुलाई तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता लखनऊ निवासी राजेश खन्ना की ओर से लोकायुक्त कार्यालय में जो शिकायत दर्ज करवाई गई उसमें उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की तरफ से जानबूझकर महंगे दाम पर उपकरण खरीदने का आरोप लगाया है। फिलहाल अब एसीएस के जवाब देने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। उधर योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने कामकाज का बंटवारा और तबादले में भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि विभाग में उनकी सुनी नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि दलित होने के नाते उनके साथ भेदभाव होता है, यहां तक कि तबादले भी भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। उन्होंने नमामि गंगे के तहत विभाग में बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बात कही और इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। वहीं जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक की नाराजगी की भी अपनी वजह है। उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और यूपी में ट्रांसफर पर नाराजगी जताई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को ऐसे में निशाना साधने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा है कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चल है। योगी सरकार ईमानदारी से प्रदेश की जनता को बताए कि 3 विभागों में विद्रोह के बाद अब अगला कौन सा विभाग है। और ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर किसकी शय पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। क्या अधिकारी मंत्रियों की अनदेखी कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या यूपी भी मंत्रियों और अधिकारियों की आपस में बन नहीं रही है, या यूं कहे कि सीएम योगी भी मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए नाराज मंत्री केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क करके अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया और पत्र लिखा है गृह मंत्री को जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीएम योगी उनकी नहीं सुन रहे, इसलिए वो केंद्रीय नेतृत्व के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, केंद्र का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर अफसरशाही जो है वो एक बार फिर से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से विभागों में तबादले हो रहे हैं बिना मंत्रियों की जानकारी के, उनके जानकारी में चीज़ें नहीं हैं और फिर विभाग में तबादले हो जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हैदराबाद में जहाँ पर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उस दौरान जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी मंजूरी के बिना ही तबादले कर दिए गए। उसके बाद से ही योगी सरकार में चीज़ें जो हैं वो कह सकते हैं कि ठीक नहीं चल रही है। और अब लोकायुक्त की तरफ से एसीएस को नोटिस भेजा गया है। 28 जुलाई तक उनको जवाब देने के लिए कहा है। अब वो जब जवाब देंगे तो उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में जो तबादले किए गए थे उसमें एक कमेटी तो बैठा दी गई, लेकिन अभी तक एसीएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहीं इसी पर आज हम बात करने वाले हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बता दें कि बीजेपी विधायक विवेकानंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए और वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद नबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो विवेकानंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, बिल्कुल आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर घोटाले सामने आ रहे हैं, घपले सामने आ रहे हैं और अब दिनेश खटीक की तरफ से इस्तीफा देकर गृह मंत्री को उन्होंने पत्र लिख दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दलित होने के नाते उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो पार्टी में कहीं ना कहीं मंत्रियों की बगावत जो है अब शुरू हो गई है। विवेकानंद जी। जी जी, देखिए किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस से काम करना और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सरकार बेटर ढंग से काम कर रही है। अगर कोई इस्तीफा गया है तो उसके कारण अनेक हो सकते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए की जो सरकार प्रदेश में चल रही है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, उस सरकार के खिलाफ कोई रोष नहीं है और सभी जनप्रतिनिधि सरकार के हर निर्णय के साथ और सरकार के हर कार्यों के साथ हैं। और ये विपक्ष अनावश्यक रूप से ये अपने जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी अपना घर नहीं देख रही है। वो प्लानिंग
और रणनीति के तहत नहीं, यहाँ तो अनेक आप ही के प्रकार की मंत्री अफवाह आरोप लगा रहे हैं ना कि दलित होने के नाते उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। कहीं 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 इस प्रकार की कोई बात नहीं, भेदभाव की विषय ये नहीं दिनेश है। खटीक ने गृह भेदभाव मंत्री दलित को, विवेकानंद जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो यहाँ पर दिनेश खटीक हैं आपकी सरकार में राज्य मंत्री, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये सारी बातें कही हैं। इसमें विपक्ष का कहां से रोल आ गया? आप ही के मंत्री जो चल रहा है पार्टी के अंदर वो चीजें बयां कर रहे हैं, वो भी योगी से नहीं कह रहे हैं, सीएम योगी के पास नहीं जा रहे हैं, सीधा केंद्र के पास पहुंच रहे हैं। विवेकानंद जी जवाब दीजिए। फिलहाल हमारे साथ उनका संपर्क टूट गया है, जल्द ही हम वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज उनसे यहाँ पर बनते हैं। जिस तरीके से सरकार के अंदर बगावत देखने को मिल रही है तो ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार 2.0 जिस नए तेवर और कलेवर के साथ काम कर रही थी, कहीं ना कहीं अब 100 दिन पूरे होने के बाद मंत्रियों की नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है। तो ऐसे में ऑल इज नॉट वेल हम कह सकते हैं बीजेपी के अंदर है। और वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता मोहम्मद नबी भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आपकी की प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी। जिस तरीके से जब योगी सरकार 2.0 आई, एक नए कह सकते हैं कि नए तेवर कलेवर के साथ काम करने की यहाँ पर रणनीति जो है योगी सरकार उनके मंत्रियों की तरफ से दिखाई दी गई, टारगेट दिए गए, तमाम चीजें की गई जनता के बीच पहुंचने की, जवाबदेही के तौर पर काम करने की। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं बता देना चाहता हूं कि जो मंत्रियों की नाराजगी है, जो भाजपा के मंत्रियों की नाराजगी अब निकल के सामने आ रही है, वो नाराजगी अब की नहीं, बहुत पुरानी है। लेकिन किसी वजह से, किसी डर से वो लोग अपनी बात को कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की व्यवस्था पार्टी के अंदर नहीं है। आप अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप पे त्वरित कार्रवाई होने का डर रहता है, भय रहता है। आप सवाल उठाएंगे, आप पे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, भले ही आप पार्टी के हो या बाहर के। तो ये सिर्फ मसला दिनेश खटीक जी का नहीं है, ना ही ये मामला स्वास्थ्य विभाग का। अगर आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, स्वतंत्र देव सिंह जी जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, वो अपने विभाग के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव और अनिल गर्ग, उन दोनों से नाराज हैं। बात ब्रजेश पाठक जी की जाए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अमित मोहन प्रसाद जी से नाराज हैं, उनकी उनसे खींचातानी चल रही है, उन दोनों में आपस में नहीं पट रही। अरविंद शर्मा जी जो कि नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं, उनके विभाग के सचिव एन देवराज जी हैं, वहां उठक पटक का दौर जारी है, खींचतान का दौर जारी है, तबादलों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पैसों की बांटम बांट को लेकर। जितिन प्रसाद जी की नाराजगी जग जाहिर है, वो अपनी नाराजगी जाहिर करके दिल्ली तक गए थे, लेकिन दिल्ली से भी उनकी कोई सुनवाई हो नहीं पाई, तो वापस उनको लखनऊ आना पड़ा, और उसके लिए उनको सफाई भी देना पड़ी मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आकर। नितिन अग्रवाल जी हो आबकारी मंत्री, वो संजय भूषोधर जी से नाराज है, अपने अधिकारी से। योगेंद्र उपाध्याय हो, धर्मपाल सिंह हो, हर तरफ हर मंत्री कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर अपने अपने अधिकारियों से नाराज है। अब ये या तो पैसे की बंटर बाट को लेकर कोई ना कोई मामला ऐसा चल रहा है जो खुलकर मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा। अब हम और आप सभी लोग ये देख रहे हैं कि दिनेश खटीक जी ने किस हालात में और क्या क्या वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि एक दलित होने के कारण मेरी बात को मेरे अधिकारी नहीं सुन रहे। इसी के साथ साथ सबका विकास लेकर आगे चलने वाली सरकार के अंदर जब उसी के मंत्री ये बातें करने लगे कि पिछड़ों की सुनवाई नहीं हो रही, दलित वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही, तो मुझे लगता है ये महज उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत अहम चिंता का विषय है कि आज ये नौबत क्यों आ रही है। दलित होने की वजह से किसी मंत्री की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है। योगी जी तो इस तरह की बात नहीं करते, तो सबका साथ सबका विकास लेके चलने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजेश खन्ना जी के ऊपर, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
राजेश खन्ना जी, कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार का आरोप अमित मोहन प्रसाद जी पर लगा, उन्होंने लगाया कि किस तरीके से कोरोना किट्स को लेकर, पीपीआई किट्स को लेकर और भी जो बाकी सारी चीजें थी जो कोरोना के काल में बांटी जा रही थी, उनमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने इसकी शिकायत की और इसकी शिकायत पीएमओ ऑफिस पे भी की गई और अब पीएमओ से इसके लिए जांच उठाई गई है किस पर? अमित मोहन प्रसाद जी के ऊपर। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है कि कोरोना जैसी महामारी में जब पूरा देश, लाखों लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी में मर गए और जब भारतीय जनता पार्टी के ही एक जिम्मेदार मंत्री ने ये बयान सांसद में विधानसभा में खड़े होकर दिया था, विधान भवन में, कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति नहीं मरा, कोई भी आम नागरिक नहीं मरा। तो मुझे लगता है ये सोचने का विषय है कि जब आज भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें छुपाने का काम आज किया जा रहा है। इसका मतलब कोरोना काल में भी कई बहुत बड़े घोटाले हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। अब जो लोकायुक्त की तरफ से नोटिस भेजा गया है एसीएस को, वो कोरोना काल के दौरान ही जो उपकरण खरीदे उसी में घपले का पूरा मामला है। बिल्कुल, यहाँ पर हम रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अपने आंखों के सामने देखा किस तरह से वेंटिलेटर खराब। ठीक है मोहम्मद जी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर लेते हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रजा रिजवी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, इस वक्त जो यूपी में चल रहा है चुनाव सियासी हलचल, हम वहां पर देख रहे हैं एक तरीके से कि एक और घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। खुद मंत्री ही इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और साथ ही परेशान होकर इस्तीफा भी दे रहे हैं और केंद्र तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और क्या कहेंगे इसको लेकर सर आप? देखिए, ऐसा है कि जब ये सरकार शपथ ली लेने के बाद जब सरकार गठित हो गई तो सरकार ने बहुत तेजी से अपना काम शुरू किया और कहा कि भाई ऐसा है, कैबिनेट मिनिस्टर और उसके साथ राज्य मंत्री 18 मंडलों में जाएंगे और 18 मंडल में जाकर के प्रवास भी करेंगे और वहाँ पता करेंगे और वहाँ क्या समस्याएं हैं वो देखेंगे और अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं उसको देखेंगे और वहाँ चौपाल लगा के बैठक भी करेंगे। और उसके बाद ये लोग वहाँ से जब आ गए तो उसके बाद जब 100 दिन पूरा हुआ तो 100 दिन पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जितने भी हमारे मंत्री हैं वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ और राज्य मंत्री के साथ और स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं वो ये रोज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में तो लोग में आप समझिए 4 डिपार्टमेंट की 4 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक दिन में 12 मंत्री समझिए, एक दिन में 9 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के उन्होंने अपने जो है डिपार्टमेंट का पूरा चार्ट दिया और बताया कि हमने क्या किया है 100 दिन में और आगे जो है वो 6 महीने में हम क्या करेंगे, ये पूरी रूपरेखा दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो 5 साल की सरकार थी वो सरकार बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और ये भी सरकार हमें लगता है कहीं ना कहीं इस सरकार में कोई नजर लग गई है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत है, क्योंकि अब जबरदस्ती एक अड्डा चलाने के बाद मस्जिद से निकल के ईटा चलाने की बात और चलाने के बाद कानपुर प्रयागराज में, जबकि ऐसा 5 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कोई झटका कोई ऐसा क्या है कि सरकार बनी तो उसके बाद ये दूसरे 100 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात निकल के आ गई कि साहब ट्रांसफर चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जो है वो आप समझिए जितिन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जो है अग्रवाल साहब का डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ का हो, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर पोस्टिंग की बात निकल आई। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो इससे पहले जब सरकारें थी वो कांग्रेस। बिल्कुल रजा साहब, यहाँ रोकना चाहूंगी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस लौटूंगी आपके पास, यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है आपके मोहल्ले और कस्बे का हाल? ग्राउंड जीरो से खबर फास्ट की सीधी पड़ताल। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। योगी सरकार में चल रही गतिविधियों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि मंत्री नाराज हैं और अधिकारियों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो रही है। लोकायुक्त ने एसीएस को नोटिस भेजा है, जवाब देने के लिए कहा गया है। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। विवेकानंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या वाकई में नजर लग गई है सरकार को? इसलिए जो सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, अब उस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं और अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विवेकानंद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? क्या वाकई में सरकार को नजर लग गई है? जो सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कहती थी, अब उसी सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले भी करती थी, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। और पुनः 5 साल के बाद इतिहास में कई सालों के बाद किसी सरकार को पूर्ण बहुमत की अगर मिली, उत्तर प्रदेश की जनता दी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उसी की देन है कि उत्तर प्रदेश में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने तबादले कर दिए बिना मंत्री की इजाजत के, उनकी जानकारी के, कमेटी बनाई है, अभी तक केवल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रीति जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की देन है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाए और आज अब गढ़ सीट पुनः जीत के आई है। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार नहीं, वो सीट बचा पाए नहीं बचा पाए, अब आप सरकार में हैं, अब आप सरकार में हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, अब आपकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं और फिर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोरोना काल में किए गए कार्य का देश में, और जिस कोरोना काल के कार्य की बात हमारे समाजवादी साथी कर रहे थे, कोरोना काल में जितनी अच्छे कार्य उत्तर प्रदेश में हुए, इसका मॉडल पूरा देश और विश्व में बना। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीएस को एसीएस को लोकायुक्त ने क्यों नोटिस भेजा है? जो कोरोना काल में जरूरी उपकरण थे, उनकी खरीद में जो घपलेबाजी हुई है, राजेश खन्ना जी की तरफ से जो शिकायत लगाई गई है, उसके आधार पर ही तो ये लोकायुक्त ने भेजा है नोटिस। प्रीति जी, विषय यह है कि आप इस सोचिए कि पहले जो सरकारें चलती थी 17 के पहले, वो जांच जानती ही नहीं थी और नोटिस कुछ जानती नहीं थी। ये भी एक अहम विषय है कि कोई अगर कहीं किसी की थोड़ी भी संलिप्तता कहीं अगर मिलती है तो सरकार सबके मौका नहीं मिलेगा कहने के लिए। ये भी एक बड़ा निर्णय है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग की सरकार जो चल रही है, कभी भी भ्रष्टाचार का प्रश्रय देने का काम उदाहरण है, वो हमारी केंद्र की सरकार हो। नहीं तो मंत्री क्यों परेशान हो रहे हैं? मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है, अफसरशाही हावी हो रही है, खुद मंत्री आरोप लगा रहे हैं, कोई दूसरा विपक्षी पार्टी तो नहीं कह रही है इस चीज को लेकर। इस चीज को मानिए तो सही। कोई मंत्री आरोप नहीं लगा रहा है। परिवार के अगर किसी मंत्री के मन में कोई विषय है, किसी अधिकारी को लेकर विषय है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो घर का बेटा अपने अभिभावक से कोई बात कहता है, तो मंत्री ने आके अपने अभिभावक से बात कहा, उसको विपक्ष अनावश्यक मुद्दा बना रहा है। नहीं, किसने किससे बात कही? किसने किससे बात कही?
दिनेश खटीक जी तो सीएम योगी के पास गए नहीं, सीधा गृह मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है, तो फिर इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या सीएम योगी से मुलाकात उनकी हुई नहीं या उन्होंने सुना ही नहीं? देखिए यह राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व का मामला है। इतना मैं जानता हूं कि जिस दल से जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, अपनी बात कहने की आजादी है। अगर कोई बात उन्होंने कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश में उसको संज्ञान लेगा और सही तथ्य अगर कुछ होगा तो निश्चित रूप से सामने आपको परिणाम दिखेगा। लेकिन ये कहना कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़ी रही है, अब कोई व्यक्ति हो, कोई उसमें अगर भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पहले की सरकार नहीं थी, ये 17 के पहले की जो सरकारें चली कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दे देती थी और बड़े नेताओं के नीचे भ्रष्टाचार होता था। यह सरकार नहीं चल रही है, यह एनडीए की जो सरकार चल रही है, वो प्रदेश की हो या देश की हो, कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और सरकार ठीक है। योगी सरकार 2.0 ने जब देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा मैडम, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। विवेकानंद पांडे जी, जो हमारी माननीय सरकार विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे माननीय विधायक हैं। बात उन्होंने कही कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल जो पूरे देश को दिखाया, तो मैं कहना चाहता हूँ कोरोना काल में ही यमुना के किनारे बहती हुई लाशें हम सभी लोगों ने देखी। हजारों लोगों को यमुना के किनारे दफन कर दिया गया क्योंकि उनके पास लकड़ी का इंतजाम नहीं था। ये सारी नज़ारे, ये सारी चीजें हमने और आपने मीडिया के माध्यम से अपनी आंखों से देखी हैं। इस पर मुझे कोई बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज देखिए ये वो भी जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने उसको दफनाते हैं लोग, और दफनाने का काम कुछ लोग किए थे, ठीक है, तो उसको अनावश्यक के विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। ठीक है, रजा जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर क्या माना जाए, क्या मंत्री और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी आपस में बन नहीं रही है या अफसरशाही उन पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं मानी जा रही है या उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है? देखिए ऐसा है कि जब मंत्री बनते हैं तो अफसर जो लोग हैं वो अफसर देखने में तो दिखाते हैं कि हम मंत्री करके कि हम बिल्कुल आपका कहना मान रहे हैं, लेकिन इन लोगों की स्टाइल ये रहती है कि ये ज्यादातर मंत्री पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और जो मंत्री 23,000 होता है, जाहिर सी बात है, तो 23,000 मंत्री पर ये सीनियर आईएएस हावी नहीं हो पाते, और नहीं तो ज्यादातर ये आईएएस ऑफिसर जो है वो मंत्री पर हावी हो जाते हैं, और हावी इस तरीके से हो जाते हैं जैसे मंत्री कोई काम करने कहता है साहब ये योजना है, इसको ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, तो वो आईएएस ऑफिसर अगर उनको करना है तो वो कर देंगे, नहीं करना है तो आके मंत्री को समझा देंगे कि सर ये जो आप कह रहे हैं ये नियम में नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मंत्री कहेगा नहीं भाई ये होना जरूरी है, मैं मंत्री हूँ, मैं समझता हूँ होना है, तो वो बता देंगे नियम में नहीं होना है, तो वो अपना चलन लगते हैं और धीमे धीमे मंत्री फिर उन्हीं पर। लेकिन रजा साहब यहाँ पर सवाल तो ये है कि आखिर ये अफसरशाही हावी हो क्यों रही है, किसकी शय पर ये हो रही है? ये किसकी शय पर नहीं हो रही, ये मेंटलिटी है ऑफिसर्स की, आईएएस की नहीं है खाली इसी बीजेपी सरकार में, इससे पहले भी सरकारों में, कांग्रेसों में, सपा में, सब में कई बार शिकायतें आई हावी होने का। ऐसा नहीं है कि नहीं हावी हुए, तो फलाना आगे से हावी हो गया, चीफ सेक्रेटरी को फलाना हटाएंगे, फलाना डिपार्टमेंट का एचपीएस हटाएंगे, सब होता है। ये कई शिकायत आती है मुख्यमंत्री के पास कि फलाना जो है वो ऑफिसर हमारी बात नहीं सुनता है, हम उसको आदेश देते हैं तो वो नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है, मुख्यमंत्री उस पर समय पर रहते हुए बड़ी सावधानी से कार्रवाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि अधिकारियों को यह भी समझना चाहिए कि मंत्री है, जीत क्या तो समझते हैं 5 साल रहेंगे चले जाएंगे, हमें तो 60 साल बिताना है, हमें तो अपनी जिंदगी के साथ रहना है, आईएएस रहना है। तो ये जो मेंटलिटी ऑफिसर्स की है, इन ऑफिसर्स को ये अपनी मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा और मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा जो मंत्री है वो बड़ा है, चाहे उप मंत्री है, चाहे राज्य मंत्री है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है, वो जनता से चुन के आया है, वो पढ़ के आईएएस का एग्जाम दे के नहीं आया है। आईएएस हमारा समझता है कि हम एग्जाम दे के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं। लेकिन एक विभाग का अगर मंत्री करता धरता है तो अधिकारियों को भी उसकी माननी चाहिए, ना कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो हावी हो रहे हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट मोहम्मद जी आपका यहाँ पढ़ना चाहूंगी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, समय की कमी है। हाँ प्रीति जी, मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजहर ऋषि जी जो यहाँ बैठे हैं बहुत अच्छे डिफेंडर हैं,
बहुत अच्छा डिफेंड करके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इन्हीं की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे मंत्री बना दिए हैं जो शायद अपने अधिकारियों से जो है कॉपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने क्षमताहीन मंत्री बना दिए हैं। क्या इतनी भी क्षमता नहीं रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के अंदर कि वो अपने अधिकारियों से काम ले सके? क्या रजा रिजवी जी ये कहना चाहते हैं? और दूसरी बात जिस बात को अपनी बात के वक्तव्य को खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, भ्रष्टाचार का खुला खेल हैदराबाद ही चल रहा है। जिसको जैसे जहां मिल रहा है वो अपनी सेटिंग वहां बैठा दे रहा है। और ये सारा मामला जो है अधिकारियों के और मंत्रियों के बंटवाट को लेकर है कि कहाँ किसने क्या किया है, कहाँ किसने क्या नहीं किया है। हर कोई एक दूसरे को छुपाने में लगा है। अब देखिए, ये बात कोरोना काल की आज 2 साल बाद निकल ठीक है, के तो आई है अब कि चीजें निकलकर सामने आ रही है, कहीं- लेकिन आगे किस तरीके का रुख सरकार का इस पर रहने वाला है वो देखने वाली यहाँ पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी सरकार में चीजें जो हैं यहाँ पर एक तरीके से ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मंत्रियों के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं, और वहीं मंत्री भी कहीं ना कहीं योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं, खुद ही अपने विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा कर रहे हैं। लेकिन अब आगे देखना होगा कि इन हालातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काबू पाते हैं। भ्रष्टाचार की जो शिकायतें सामने आ रही है उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और अफसरशाही जो कि इन दिनों मंत्रियों पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्या उस पर भी सीएम योगी लगाम लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।